एपिसोड की शुरुआत में हमें जेल के इंट्रोगेशन रूम का सीन दिखाया जाता है, जहां क्रिसिल्ला होती है और उसके सामने यूना के दराजी के सेक्रेटरी बैठे होते हैं। तब क्रिसिल्ला कहती है, मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एसडब्ल्यू ग्रुप अपने बॉडीगार्ड के लिए एक मॉन्स्टर को हायर किया है। सेक्रेटरी उसे कहता है, तुम किसकी बात कर रहे हो? क्रिसिल्ला उसे कहती है, मैं मर्सनरी जिन की बात कर रही हूँ। जिसे सुन के सेक्रेटरी भी कुछ नहीं बोलता। फिर क्रिसिल्ला कहती है, अगर हमें पहले ही पता होता कि वो मॉन्स्टर यहाँ पे है तो हम इस मिशन को अलग से प्लान करते नहीं, तब तो हम इस मिशन को कभी एक्सेप्ट ही नहीं करते। प्रिसिल्ला की बात सुन के सेक्रेटरी कहता है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आखिर तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? प्रिसिल्ला कहती है, ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है। मर्सनरी जिन हमेशा ही अपने चेहरे को छुपा के रखता है, लेकिन मुझे उसकी आंखों से पता लग गया है कि वो बंदा मर्सनरी जिन है, क्योंकि मैं पहले भी जिन से मिल चुकी हूँ। 6 महीने पहले से ही उसने कोई भी रिक्वेस्ट लेना बंद कर दिया था और वो गायब हो गया था, जिससे सबको ऐसा लगने लगा कि वो मर गया है या फिर मेजर इंजरी की वजह से उसने रिटायरमेंट ले ली है। लेकिन मुझे इसका थोड़ा सा भी अंदाजा नहीं था कि वो मर्सनरी का काम छोड़ के यहाँ एसडब्ल्यू ग्रुप के अंदर बॉडीगार्ड का काम कर रहा है। सेक्रेटरी उसे कहता है, तुम्हारे मन में जो आ रहा है तुम वही बके जा रही हो। वैसे मैंने भी मर्सनरी जिन के बारे में बहुत सुना है, लेकिन ये एक कॉमन सी बात है कि एक एस क्लास का मर्सनरी यहाँ एसडब्ल्यू ग्रुप का बॉडीगार्ड का काम क्यों ही करेगा। जिसे सुन के क्रिसिला एकदम चुप हो जाती है, क्योंकि उसके पास भी सेक्रेटरी का कोई भी आंसर नहीं होता है। नेक्स्ट सीन हमें एसडब्ल्यू ग्रुप के हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जीए एडमिट होती है और वहीं पे डोर के पास टीम 2 का लीडर भी खड़ा होता है। जीए उसे देख के कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें भी चोट लगी है तो जाओ और जाकर रेस्ट करो। टीम लीडर जीए से कहता है, मैं यहाँ ये आसान सा काम तो कर ही सकता हूँ। जीए उसे कहती है, यहाँ अब सब कुछ ठीक है तो जाओ और तब तक रेस्ट करो जब तक तुम पूरी तरीके से रिकवर नहीं हो जाते। इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि एक बंदा अगर रेस्ट करेगा तो कोई दिक्कत हो जाएगी। जिसे सुन के टीम लीडर उसे कहता है, उस टाइम भी मैं थोड़ी देर के लिए ही ब्रेक पे गया था, तभी आपके साथ वो इंसिडेंट हो गया, इसीलिए मैं अब कोई भी चांस नहीं लेना चाहता। टीम लीडर फिर जीए से कहता है, जिन किडनैपर्स को हमने पकड़ा है वो फॉरेन के मर्सनरीज है और उनके बैकग्राउंड के बारे में भी अभी तक हमें कुछ भी नहीं पता चला। और तो ऐसा लगता है उन्हें आपको किडनैप करने के रिक्वेस्ट जो आए थे वो पता नहीं कहां से आए थे, इसीलिए हमें उसके मेन क्लाइंट के बारे में भी अभी तक कुछ भी नहीं पता लगा। जिसे सुन के जीए टीम लीडर से कहती है, कुछ दिन पहले यूना को किडनैप किया गया था और अब मुझे भी। तुम्हें क्या लगता है कि ये कोई कोइंसिडेंट था? टीम लीडर कहता है, मुझे तो नहीं लगता कि ये कोई कोइंसिडेंट था। जीए उसकी बात सुनने के बाद थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाती है। फिर वो कहती है, वो लड़का ट्रेनिंग से भी ज्यादा वहाँ पे इम्प्रेसिव था। उसे वहाँ एक्शन में देख के मैं तो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो गई। उसकी फाइटिंग स्किल को देख के ऐसा लगता है कि वो सिर्फ एक नॉर्मल हाई स्कूलर नहीं है, उससे भी ज़्यादा कुछ है। जिसे सुन के टीम लीडर भी कहता है, हाँ मुझे भी ऐसा लगता है। फिर जीए यूजिन के बारे में सोच के मन में कहती है, ऐसा लगता है दादाजी को उसकी असलियत के बारे में पहले से ही पता है, जिसके वजह से उन्होंने यूजिन को हमारे सिक्योरिटी टीम में शामिल कर दिया है। तभी टीम लीडर उसे कहता है, वैसे आपने जब यूजिन को फाइट करते हुए देखा था तब तक उसकी पसलियां टूट चुकी थी और साथ ही उसके उंगलियां भी बहुत ही जख्मी थे और तो उसके कंधे पे एक गोली छू के निकल गई थी। टीम लीडर उसे कहता है, मुझे लगता है जब वो किडनैपर्स के गाड़ी में लटका हुआ था और चलती गाड़ी से वो गिर गया तभी उसकी पसलियां टूट गई और उंगली में चोट लगी थी। जिसे सुन के जीए हैरान होते हुए कहती है, तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि वो जख्मी बॉडी के साथ ही वहाँ पे फाइट कर रहा था? तब टीम लीडर कहता है, सिर्फ उतना ही नहीं, उससे पहले भी यूजिन ने 5 ऐसे लोगों से फाइट किया था जिनके हाथों में हथियार भी थे। जिसे सुन के जीए कहती है, यह एक इंसान के लिए कैसे पॉसिबल हो सकता है? और ये कहकर वो अपने बेड से उठ जाती है यूजिन को देखने के लिए। फिर जीए यूजिन के रूम में चली जाती है और जैसे ही रूम में देखती है तो यूजिन हॉस्पिटल से जाने के लिए रेडी हो रहा होता है। यूजिन उन दोनों की तरफ देखता है तो जीए बड़ी हैरान होके उसे देख रही होती है और वो कहती है, तुम ये कपड़े पहनकर कहाँ जा रहे हो? यूजिन कहता है, मैं अपने घर जा रहा हूँ, पिछले 2 दिन से मैं घर नहीं गया। जिसे सुन के जीए कहती है, लेकिन तुम्हें मेजर इंजरीज आई है, इसीलिए तुम्हें पहले अपना ट्रीटमेंट खत्म करना चाहिए। यूजिन कहता है, मैं घर पे रेस्ट करके रिकवर कर सकता हूँ, तो मुझे यहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसे सुन के जीए काफ़ी गुस्सा हो जाती है और कहती है, नहीं तुम यहाँ से नहीं जा सकते, आखिर ये बकवास सा आइडिया तुम्हें किसने दिया? फिर यूजिन हैरान होते हुए कहता है, मुझे तो ये बात डॉक्टर ने कहा था। यह बात सुन के जीए भी खामोश हो जाती है। यूजिन जब अपना बैग रेडी कर लेता है तभी जीए कहती है, अब जब तुम अपने घर जा रहे हो तो अपनी फैमिली को तुम अपने इन चोटों के बारे में क्या कहोगे कि ये चोट कैसे लगी? यूजिन कहता है, मैं उनसे ये कह दूंगा कि ये चोट ट्रेनिंग के दौरान लग गई। जिसे सुन के जीए मन में कहती है,
लगता है इसके पास हर सवाल का जवाब पहले से ही मौजूद है। फिर जिए टीम 2 के लीडर से कहती है, टीम 2 लीडर, क्या तुम थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाओगे? मुझे यूजिन से कुछ बात करनी है। जिसे सुन के टीम 2 का लीडर बाहर चला जाता है। फिर जिए यूजिन से कहती है, अपने ग्रेजुएशन खत्म करने के बाद तुम सीधा मेरे पास आना। यूजिन उसकी बात सुन के हैरान हो जाता है। जिए उसे कहती है, अगर तुम यूना के साइड रहोगे तो तुम्हें कुछ भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो अब भी एक बच्ची है और वो एक ऐसी बच्ची है जिसे उसके पेरेंट्स के प्रॉपर्टी विरासत में मिली है। वो खुद अपनी एबिलिटी से अपने ही फ्यूचर की जिम्मेदारी नहीं ले सकती और मैं यूना से काफ़ी डिफरेंट हूँ। मैं तुम्हारी फ्यूचर की रेस्पॉन्सिबिलिटी ले सकती हूँ। यूजिन उसकी बात सुन के और भी ज़्यादा हैरान हो जाता है और उसे कहता है, मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी। जिया कहती है, हाँ मैं जानती हूँ तुम बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस हो रहे हो ये जानने के लिए कि मैं तुम्हें कैसे ट्रीट करूँगी, तो तुम्हें उस बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें जितना हो सके उतना ही बेस्ट ट्रीटमेंट दूंगी और तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगी। यूजिन कहता है, मुझे इस सब के बारे में नहीं जानना, बल्कि मुझे इस बारे में जानना है कि जो तुमने कहा कि मैं यूना के साइड पे रहूंगा तो मुझे कुछ भी फायदा नहीं होगा, आखिर उसका मतलब क्या है? जिसे सुन के जिया काफ़ी हैरान हो जाती है और वो यूजिन से कहती है, क्या तुम यूना को डेट नहीं कर रहे हो? यूजिन कहता है, नहीं मैं कोई डेट वेट नहीं कर रहा। जिया उसकी बात सुनने के बाद एक एविल सा स्माइल करते हुए मन में कहती है, यह तो बहुत ही अच्छी बात है कि यूना को ही बस वन साइडेड प्यार है, यूजिन उसे प्यार नहीं करता। फिर जिया यूजिन से कहती है, लेकिन फिर भी तुम अपनी ग्रेजुएशन के बाद मेरे पास ज़रूर आना। अगर तुम्हें अपने ग्रेजुएशन के तुरंत बाद ही एक अच्छा जॉब मिल जाएगा तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी फैमिली भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएगी? जिसे सुन के यूजिन थोड़ा सोचता है और कहता है, मैं इस बारे में सोच के बताऊंगा। और यह कहकर वो अपने घर चला जाता है। नेक्स्ट सीन यूजिन के घर का दिखाया जाता है, जहां दाराजी और डायोन हैरान होते हुए कहते हैं, क्या ये चोट तुम्हें ट्रेनिंग के दौरान लगी है? यूजिन कहता है, हाँ मुझे ये चोट ट्रेनिंग के दौरान ही लगी है। दाराजी कहते हैं, क्या तुम्हें कहीं ज़्यादा चोट तो नहीं लगी? यूजिन कहता है, नहीं नहीं, मेरी बस उंगलियों में थोड़ी सी चोट लगी है और वो भी जल्दी ही ठीक हो जाएगी। फिर दाराजी यूजिन से कहते हैं, यूजिन जो तुम ये बॉडीगार्ड की ट्रेनिंग ले रहे हो, क्या तुम्हें इस फील्ड में सच में इंटरेस्ट है? यूजिन कहता है, हाँ मुझे इस फील्ड में इंटरेस्ट है, इसीलिए तो मैं इतना ट्रेनिंग कर रहा हूँ। दादाजी यूजिन की बात सुनने के बाद कहते हैं, यह अच्छी बात है कि तुम्हें इस फील्ड में इंटरेस्ट है, लेकिन अगर कभी भी तुम्हारा मन बदलता है और तुम्हें कुछ दूसरे काम करने का मन करता है तो तुम कर सकते हो, मैं तुम्हें हर फील्ड में सपोर्ट करूंगा। जिसे सुन के यूजिन एक हल्का सा स्माइल करता है और कहता है, मैं समझ गया दादाजी। फिर दादाजी शर्माते हुए कहते हैं, क्या मैं ये बात तुमसे अचानक से करके तुम्हारा दिल दुखा दिया? कहीं तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? मैंने सुना था कि आजकल के बच्चों को इतना सीरियस टॉपिक पे बात करना पसंद नहीं है। तब दायून हंसते हुए कहती है, ये कैसी बात कर रहे हो दादाजी, ओपा तो हमारे साथ पूरा दिन बैठ के ये सारी बातें कर सकते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें एक कैंप का दिखाया जाता है, जहाँ वो पैच वाला गुंडा जिसका नाम मैड डॉग होता है, उसका एक साथी आके उसे कहता है 032 यहाँ से भाग गया है। शायद जो हमें न्यूज़ मिली थी 001 ने 006 को मार दिया था, उसी वजह से 032 यहाँ से भाग गया है। लगता है वो 001 को मारने गया है। मैड डॉग ये बात सुन के कहता है, ये सारे बच्चे बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ है। अपने भाई की मौत की खबर सुन के उसने अपनी कंट्रोल लूज कर दी। इसीलिए मैं मानता हूँ कि फैमिली होने से इंसान कमज़ोर हो जाता है। फिर हमें एक एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक लड़का खड़ा होता है जो शायद 032 है और वो कोरिया के एयरपोर्ट में होता है। नेक्स्ट सीन हमें यूजिन के रूम का दिखाया जाता है, जहाँ वो अपने बेड पे बैठ के प्रिसिल्ला की बोली हुई बात के बारे में सोच रहा होता है। यूजिन कहता है, आखिर वो लड़की कौन थी? क्या वो मुझे पहले से ही जानती है? हालांकि उसने मुझे मर्सनरी कोड नेम से बुलाया था, तो इसका मतलब वो कैंप से नहीं थी। उसी टाइम यूजिन के फ़ोन में कॉल आती है और वो अपने फ़ोन की तरफ देखता है तो वो कॉल यूना की तरफ से होता है। वो यूजिन को सामने वाले कन्वीनियंस स्टोर पे बुलाती है और यूजिन भी वहाँ चला जाता है। यूना वहाँ पे बहुत सारे गिम्बाप खरीद के बैठी होती है। वो यूजिन को देख के कहती है, मैंने ब्रेकफास्ट से कुछ भी नहीं खाया, इसीलिए मैंने कुछ गिम्बाप मंगवा लिए हैं। यूना यूजिन से कहती है, तुमने भी बताया था कि तुमने भी अभी तक कुछ भी नहीं खाया है, तो यहाँ से जो चाहो वो खा सकते हो। फिर यूना गिम्बाप खाते हुए कहती है, मैंने सुना कि तुम बहुत ही ज़्यादा जख्मी हो गए थे, क्या अब तुम ठीक हो? यूजिन कहता है, हाँ मैं अभी ठीक हूँ। यूना उसे कहती है, वैसे मैं तुम्हें देखने के लिए हॉस्पिटल भी आई थी, पर मुझे वहाँ तुमसे मिलने नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि तुमसे कोई भी नहीं मिल सकता। लगता है ये काम उन्हीं ने करवाया था। जब मैंने सुना कि तुम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए, पर फिर भी आज तुम स्कूल नहीं आए, तो मैं थोड़ा परेशान हो गई और इसीलिए मैं यहाँ तुमसे मिलने आ गई। यूजिन उसे कहता है, मुझे दादाजी ने आज घर पे रेस्ट लेने के लिए कहा था, इसीलिए मैं आज स्कूल नहीं गया। यूना भी यूजिन की बात सुन के हैरान होती है और मन में कहती है, ये अब भी अपने दादाजी की बात मानता है, ये कितना अच्छा है।
फिर यूना उसे कहती है, मैंने सुना कि तुमने उन्नी जीए को रेस्क्यू करने में बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया है। यूजिन कहता है, वो मैं नहीं था, वो तो टीम 2 के लीडर थे, उन्होंने ही सब किया था। टीम 2 के लीडर ने पहले उस गाड़ी का पीछा किया और दूसरे बॉडीगार्ड और पुलिस को उनके डायरेक्शन के बारे में बताया ताकि वो लोग जल्द से जल्द बैकअप के लिए पहुंच पाए। फिर जब हम दोनों वेयरहाउस के अंदर चले गए तब टीम 2 के लीडर के कंधे पे गोली भी लगी थी और उसके बावजूद भी उन्होंने किडनैपर्स को डिस्ट्रैक्ट करके रखा ताकि डायरेक्टर को लेके मैं वहां से सेफली निकल पाऊं। और उन्होंने उन गुंडों को तब तक रोक के रखा जब तक उन्हें कंफर्म नहीं हो गया कि डायरेक्टर सेफ है। अगर टीम 2 के लीडर ने यह सब नहीं किया होता तो मैं भी शायद डायरेक्टर को रेस्क्यू नहीं कर पाता। यूजिन की बात सुन के यूना हैरान होते हुए कहती है, अच्छा उन्होंने इतना सब कुछ किया। और सुगजू भी यूजिन से कहता है, तुम्हारी बात सुन के तो ऐसा लगता है कि टीम 2 के लीडर ने काफी अच्छा रोल निभाया है, लेकिन वो ये सब इसीलिए कर पाया क्योंकि बाकी के जितने भी मसले थे वो तुमने संभाल रखे थे। और जो मैंने रिपोर्ट सुना है उसके हिसाब से तुमने ही ज्यादा रोल निभाया है। जिसे सुन के यूजिन सीरियस सा लुक देते हुए उसे कहता है, हम एक टीम है और बीआईवी का प्रोटेक्ट करना हमारा काम है, ना कि ये देखना कि मिशन के दौरान किसने कितना काम किया है या फिर कितना रोल निभाया है। सुगजू भी कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो, और वो भी उसे एक सीरियस सा लुक देता है। उन दोनों को देख के यूना काफी परेशान होते हुए मन में कहती है, आखिर ये सारे लड़के ऐसा क्यों होते हैं। उसी टाइम यूजिन के फोन में एक मैसेज आता है जिसे देख के वो काफी हैरान होता है। फिर यूना उसे पूछती है, क्या हुआ, कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज है क्या। यूजिन कहता है, नहीं, मुझे बस अभी पीसी कैफे में जाना होगा। ली ने मुझे मैसेज किया है, उसने कहा है कि एक प्लेयर की कमी हो रही है, इसीलिए मुझे वहां जाना पड़ेगा। यूना उसकी बात सुन के काफी हैरान होती है और कहती है, लेकिन तुम्हारी उंगलियों में चोट लगी हुई है तो तुम कैसे इन पट्टियों के साथ गेम खेल पाओगे। यूजिन उसे कहता है, मैंने भी यही बात बताई, लेकिन ली ने कहा है कि मैं पहले से ही गेम में काफी बुरा हूँ, तो वैसे भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए उसने मुझे वहां जल्दी से आने के लिए कहा है। नेक्स्ट सीन हमें दायुन को दिखाया जाता है। वो रास्ते में जाते हुए सोच रही होती है, ओप्पा इंजर्ड होके आए हैं, मुझे लगता है मुझे उसके लिए थोड़ा सा मीट खरीद लेना चाहिए। और साथ ही उसे एक फ्लैशबैक याद आती है। जब वो क्लास में बैठी होती है तब उसके फ्रेंड्स आके कहते हैं, दायुन हमने सुना है कि तुम्हारे ओप्पा कुछ दिनों से स्कूल नहीं आ रहे हैं, कुछ हुआ है क्या। दायुन कहती है, हाँ उसके हाथ में चोट लगी है, इसीलिए वो घर पे ही है। वो लड़कियां दायुन की बात सुन के परेशान होते हुए कहती है, कहीं उसे ज्यादा चोट तो नहीं लगी। दायुन कहती है, नहीं नहीं वो बिल्कुल ठीक है। जिसे सुन के वो लड़कियां कहती है, चलो ठीक है, कम से कम उसके चेहरे पे तो चोट नहीं लगी, अगर उसके चेहरे पे दाग पड़ जाता तो बहुत ही ज्यादा बुरा होता। दायुन उनकी बात सुन के मुस्कुराती है और मन में कहती है, मेरे ओप्पा तो दिन ब दिन पॉपुलर होते जा रहे हैं। सीन फिर से प्रेजेंट में आता है। दायुन चलते हुए जा रही होती है, तभी उसे साइड वाली गली से कुछ लड़कों की आवाज आती है। वहाँ पे तेसु का भाई और उसके दो साथी होते हैं जो कि एक लड़के को परेशान कर रहे होते हैं। तब दायुन उसकी तरफ देखते हुए मन में कहती है, यहाँ आसपास कोई भी नहीं है जिससे मैं हेल्प मांग सकूं। फिर दायुन की नजर तेसु के भाई के ऊपर पड़ती है और उसे देख के वो सोचती है कि इसे जब मैं मिली थी तब ये उतना भी बुरा नहीं था, शायद मैं इससे बात करूंगा तो ये मामला शांत हो जाएगा। और ये सोचकर दायुन उसे कहती है, जरा मेरी बात सुनोगे। दायुन की आवाज सुन के तेसु का भाई गुस्से से मुड़ता है और कहता है, आखिर कौन है जो हमें डिस्टर्ब कर रहा है। और वो जैसे ही दायुन को देखते हैं वो सारे लड़के काफी डर जाते हैं। दायुन उनसे सर झुकाते हुए हेलो कहती है, लेकिन वो डर के मारे कहने लगते हैं, ये बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, इस लड़के ने हमसे पहले फाइट स्टार्ट की, हम तो बस यहाँ पास से गुजर रहे थे, तभी ये कमीना अचानक से आके हमें कहने लगा कि इसे खाना खरीद के दो, लेकिन हम इसे खाना खरीद के क्यों दे। जिसे सुन के दायुन उसे कहती है, मैं उसकी तरफ से माफी मांगती हूँ, लेकिन क्या तुम अब उसे माफ कर सकते हो। तेसु का भाई ये सुन के काफी हैरान होता है और कहता है, चलो ठीक है, हम यहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद दायुन उस लड़के से कहती है, क्या तुम ठीक हो, लेकिन वो लड़का कुछ भी नहीं बोलता। दायुन फिर से उससे पूछती है, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी। तब वो लड़का कहता है, नहीं, और साथ ही उसके पेट से गुड़गुड़ की साउंड आने लगती है, जिससे माहौल थोड़ा एम्ब्रेस हो जाता है। फिर वो लड़का दायुन से कहता है, मुझे माफ करना, लेकिन क्या तुम मुझे कुछ खरीद के खिला सकती हो, मुझे बहुत ही ज्यादा भूख लगी है। और ये वाला एपिसोड हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अगर ये वाला एपिसोड आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो जरूर से कमेंट करके बताना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और साथ ही नए हो तो सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।